Funders fund the solutions to the problem, not the activity. अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जाएंगे, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा फटाफट। अगर आप नोट डाउन कर चुके हैं तो डन लिख दीजिएगा फटाफट। एक बार फिर से मैं स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहा हूं, जिससे जिनका छूट गया हो तो फटाफट लिख सकें। पहले 3 आपके सामने है, तब तक बाकी के लोग हमें डन लिखते रहें। पहले 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं पहले 3 पॉइंट्स। नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, बजट डजंट मैच द नैरेटिव्स, टारगेट ग्रुप इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। 3 हो गए। उसके बाद लेक ऑफ प्लान एंड फंडर फंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम नॉट द एक्टिविटी। अब समझते हैं कि इन सब चीजों का मतलब क्या है, राइट? द फर्स्ट वन, नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। इससे मेरा सीधा मतलब किस चीज से है? हमें मोस्ट ऑफ द ग्रांट प्रपोजल्स या एप्लीकेशंस के अंदर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई होती हैं, कुछ क्राइटेरिया हमें दिया गया होता है जिससे हमारा मैच होना बहुत जरूरी होता है। हमसे कहा गया होता है संस्था 3 साल पुरानी होनी चाहिए, हमसे कहा गया होता है संस्था को 12 साल का अनुभव होना चाहिए, हमसे कहा गया होता है कि हमारी संस्था को सिमिलर प्रोजेक्ट्स पर पहले से काम करने का अनुभव होना चाहिए। सिमिलर प्रोजेक्ट्स पर पहले से काम करने का अनुभव होने का मतलब होता है कि आपके पास कोई सैंक्शन लेटर भी हो, आपके पास कोई ग्रांट पहले मिली हुई हो, राइट? दैट इज कॉल्ड द क्राइटेरिया, जिससे हमें मैच होना होता है। एंड ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर, कुछ हमसे प्रश्न किए गए होते हैं जिनका जवाब देना हमारे लिए जरूरी होता है। और many applications are denied because they didn't follow the instructions. Most of the जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो इसलिए डिनाई होती हैं क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। शो हाउ दे मीट द क्राइटेरिया, हम नहीं देखते हैं कि हम क्राइटेरिया से मैच हो भी रहे या नहीं हो रहे हैं, और हम सभी प्रश्नों के वहां पर जवाब नहीं देते हैं, इस वजह से हमारा जो है प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। मेक श्योर that you must follow the instructions and meet the criteria and answer all the questions. आप अपने आप को तय कर लीजिए कि आपको सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, आप उसके क्राइटेरिया के अंदर मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, इस बात पर भी पूरा ध्यान देना है, और आपने सभी प्रश्नों का जवाब वहां दिया या नहीं दिया। प्रपोजल लिखने के बाद तक, जब आप फाइनल ड्राफ्टिंग कर लेते हैं उसके बाद भी मैच करना होता है, वापस एक बार फिर से गाइडलाइन पढ़नी होती है, ध्यान रखिएगा। और गाइडलाइंस के साथ मैच करना तो आपका तीनों स्टेज पर होना चाहिए, जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं और आप फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, तीनों स्टेज पर आपका गाइडलाइन से मैच करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि कभी भी नेवर वेट फॉर द लास्ट डेट्स। मेरे पास डेली बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर रोड सेफ्टी का प्रोजेक्ट जमा करवाना था, क्या चार्जेस लगेंगे? भैया चार्जेस चाहे आप 50,000 दे दो, नहीं हो सकता, क्योंकि यहां वो काम नहीं होता ना कि कुछ भी उठाया और पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। नहीं, अगर आप लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई की नहीं कह सकता। जहां आपका पैसा खर्च हो रहा होगा, जिसको पैसे लेने में मजा आ रहा होगा, वहां आपको तुरंत आपका काम हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ वहां आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, द एनजीओ गुरुज टीम आपकी वहां कोई हेल्प नहीं कर सकती, माधव एनजीओ कंसल्टेंसी वहां आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। हम लास्ट मोमेंट पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको सबसे पहले कंडीशंस को मैच कर लेना है, राइट? बजट डजंट मैच द नैरेटिव, समझिएगा। अगर आपके प्रपोजल में लिखा है कि इफ योर प्रपोजल इंक्लूड स्टाफ डूइंग समथिंग they have never done before, but your budget doesn't include a line or item for the staff training, this is called the mismatch. आप चाह रहे हैं कि मेरा स्टाफ पहली बार इस काम को करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो स्टाफ आपका पहली बार उस काम को कर रहा है तो आपको उसे ट्रेनिंग देना है, और आपके प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग की कहीं बात ही नहीं की गई है। तो दैट इज कॉल्ड बजट डजंट मैच द नैरेटिव, इसे कहा जाता है मिसमैच। इफ यू से यू विल वर्क फॉर 250 न्यू पीपल्स फ्रॉम द कम्युनिटी बट योर बजट ओनली कवर्स आइटम फॉर 50 पीपल, आपने कहा जी मेरे अनाथालय में ना 250 लोगों को मैं एज ए बेनिफिशियरी सर्च कर रहा हूं, और आप बजट दे रहे हैं 50 बेडेड जो है
आश्रम का या ओल्ड एज होम का, राइट। आपने कहा कि हमारे पास टारगेट बेनिफिशियरी 200 है और आप वहां पर बजट दे रहे हैं 50 बेडेड जो है शेल्टर होम का, दैट इज कॉल्ड मिसमैच। बजट डजंट मैच द नरेटिव। बात समझे? बात समझे? यहां पर एक चीज और भी आती है। आपने वहां पर दिखाया कि जी 50 बेनिफिशरीज हैं हमारे, आपने बजट भी 50 के लिए मांगा, लेकिन सर आपका बजट है 5 करोड़ का, बेनिफिशरी हैं 50 लोग। क्या फंडिंग एजेंसी आपको फंड करेगी? 50 लोगों पे 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट या 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 50 लोगों पे करेगी? है ना? योर बजट मस्ट मैच योर नैरेटिव्स एंड योर बजट मस्ट हैव एक हम कुछ कह सकते हैं इसको, मस्ट बी इन प्रोपोर्शन विद योर बेनिफिशरीज डाटा, राइट। तो आपका जो बजट है वो लमसम होना चाहिए, आपके बेनिफिशरी डाटा से मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका बजट बहुत बड़ा हो और बेनिफिशरी डाटा बहुत छोटा हो, राइट। ऐसा ना हो कि आपका बेनिफिशरी डाटा बहुत बड़ा और बजट छोटा सा हो, तो ऑब्वियस सी बात है उतने में वो काम होगा नहीं। तो हर एक चीज मैच होनी चाहिए। बजट मस्ट मैच द नरेटिव्स। क्लियर है? टारगेट ग्रुप इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। इससे हमारा मतलब क्या है? टारगेट ग्रुप इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, इससे हमारा मतलब क्या है? वैल्यू स्टेटमेंट्स सच एज, सॉरी वेज स्टेटमेंट जो होती है हमारी, वी विल वर्क विद लोकल पॉपुलेशन दैट आर नॉट करंटली रीच्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हम ऐसे लोगों में काम करेंगे जहां तक अभी हमारी संस्था पहुंची नहीं है। हमें अपना टारगेट ग्रुप क्लियर रूप से डिफाइन करना होता है। आप हमें फंड दे देंगे तो हम सोचेंगे कि हमें किस एरिया में जाकर जो है बेनिफिशरीज को सर्च करना है। गलत। हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक डाटा, ज्योग्राफिकल एरिया और अदर फोकस सेक्टर्स, राइट। जो भी अदर फैक्टर्स आपने यूज किए हैं उसके हिसाब से आपको जो है एक्सप्लेन करना होता है, उनके कंटेक्स्ट, उनकी स्पेसिफिक नीड्स और सिचुएशंस, ठीक है जी। और दिखाना होता है हाउ योर प्रपोजल एड्रेस द टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक नीड और ओवरकम्स, राइट। तो टारगेट ग्रुप आपका जो है बड़ा क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और आपकी एक्टिविटीज या आपका प्रपोजल उनको कैसे एड्रेस करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी जो है उसकी डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या है आपके टारगेट ग्रुप की, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है आपके टारगेट ग्रुप का, वो सारी चीज क्लियर रूप से डिफाइन करनी होती है। मैं यहाँ पर वर्क कर लिख दूं अपने प्रपोजल के अंदर जनरल पब्लिक ऑफ हरियाणा, गलत। और मैं वहां पर लिखूं कि एन अवेयरनेस कैंपेन विल बी हेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट झज्जर ऑफ हरियाणा स्टेट। तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर दिया कि मुझे पूरे झज्जर जिले के अंदर अवेयरनेस कैंपेन देने, राइट। एक ये कहना कि हरियाणा के अंदर, अरे हरियाणा बहुत बड़ा है भैया, ठीक है। तो पर्टिकुलरली डिफाइन कीजिए आप, टारगेट ग्रुप मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ये आपके प्रपोजल के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं लैक ऑफ प्लान। हमारे पास ना प्लान की कमी होती है। कई बार क्या होता है, क्लियर प्लान मिस होता है हमारे प्रपोजल में से, दैट शोज दैट हाउ यू विल यूज द फंडिंग्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट। वो मेन चीज गायब होती है कि इस फंड को आप अपने ऑब्जेक्टिव्स या रिजल्ट्स को अचीव करने में कहां और कैसे यूज करेंगे, वो पर्टिकुलर प्लान नहीं होता है आपके पास, राइट। We will use this funding to develop an online training, train, register relief volunteers, and they will be deployed when needed. ये एक पर्टिकुलर प्लान नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है। इसमें से क्या मिस है? हमने यहां पर क्या लिखा, वी विल यूज दिस फंडिंग टू डेवलप एन ऑनलाइन ट्रेनिंग। हम इस फंड का उपयोग करेंगे ट्रेनिंग को डेवलप, ऑनलाइन ट्रेनिंग को डेवलप करने के लिए। ट्रेन, रजिस्टर रिलीफ वॉलंटियर, हम अपने वॉलंटियर्स को जो है ट्रेन करेंगे किसमें, डायजेस्टर रिलीफ में, यानी कि आपदा प्रबंधन में, राइट। एंड दे विल बी डिप्लॉयड व्हेन नीडेड, और जब उनकी जरूरत होगी उनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। सिर्फ इतनी बात लिखना ये पर्याप्त नहीं है। प्लान क्या होगा, प्लान के अंदर क्या क्या कमी रहेगी, व्हाट इज मिसिंग हियर, हाउ यू विल डेवलप द ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे डेवलप करूंगा, राइट। मैं इसकी इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर करूंगा, भाई मैंने जो ट्रेनिंग दी है वो वाकई में इफेक्टिव रही या नहीं रही। मैंने ट्रेनिंग दे दी,
है ना, वॉलंटियर्स को ट्रेन कर दिया, उनको जरूरत पड़ेगी हम डिप्लॉय करेंगे, पता लगे जरूरत पे उन्होंने जो सीखा उनके काम का ही नहीं है, वो भूल गए उसको, राइट। तो मैं उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर करूं, हाउ आई विल मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेक ट्रेनिंग, हाउ विल यू रिक्रूट द वॉलंटियर्स, आप वॉलंटियर्स को कैसे रिक्रूट करेंगे, हु विल टेक द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कौन लेगा, ट्रेनिंग कौन देगा, हाउ यू विल वेरीफाई दैट दे आर रेडी टू वॉलंटियर, आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो ऐसी आपदा प्रबंधन में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है कि नहीं है, राइट। एंड हाउ विल यू डिप्लॉय देम व्हेन दे आर नीडेड, और आप उनको कैसे डिप्लॉय करेंगे जब उनकी जरूरत होगी। तो जब तक ये पर्टिकुलर प्लान हमारे प्रपोजल के अंदर नहीं होता है ना, तो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है। तो लेक ऑफ प्लान हमारे प्रपोजल के अंदर कभी नहीं होना चाहिए। वी मस्ट हैव ए क्लियर एंड वेल डिफाइंड प्लान टू यूटिलाइज द फंड्स टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Is it correct? Is it correct? Right. Funders fund solution to the problem, not the activity. फंडर जो है ना, जो डोनर है आपका, वो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फंड देता है आपको, इसलिए नहीं देता कि आप उसमें एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपने बहुत सारी एक्टिविटी दिखा दी, आपकी एक्टिविटी को फंड नहीं करता वो, डोनर फंड करता है सॉल्यूशन को, कि आपकी उसके फंड से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही है, राइट। आपकी एक्टिविटीज आपने क्या की उससे मतलब नहीं है, आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पा रहे हैं, उस चीज को फंड करता है फंडर हमेशा। इस चीज को दिमाग में डाल लीजिएगा, उसके हिसाब से ही आपको अपने सॉल्यूशंस जो है तय करने होते हैं, उसी के हिसाब से आपकी एक्टिविटीज तय कीजिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक्टिविटीज बढ़ा दी, हम इतने सारे काम करके दिखाएंगे, हम ये सब कुछ कर देंगे, नेवर। फंडर जो होता है वो हमेशा आपके, जो आपने प्रॉब्लम वहां बताई है कि भाई हमारी उस पर्टिकुलर टारगेट एरिया या पर्टिकुलर कम्युनिटी या जो हमारे टारगेट बेनिफिशियरी उनको ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फंड कर रहा है आपको, ना कि आपकी एक्टिविटी की काउंटिंग, राइट। Recognize that the funder don't fund people or item, they fund solution to the problem, right? The problem you are solving should begin with the description of your project. जो भी प्रॉब्लम है वो आपके प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही, डिस्क्रिप्शन में ही आ जानी चाहिए, एंड यू शुड रैप अप योर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम समरी, और आपको अपने प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को जो है समरी को रैप अप करना होता है। इट शुड बी ए क्लियर विजन हाउ ईच एक्टिविटी यू डिस्क्राइब इन द प्रपोजल विल एड्रेस द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, और आपको बताना होता है कि कैसे वो हर एक एक्टिविटी आपकी उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट है और उसको सॉल्व कर रही है, राइट। ये चीज आपके प्रपोजल के अंदर होनी चाहिए। आई थिंक सो कि यहां पर हम बहुत ही बारीकी से समझ चुके हैं कि क्या क्या वो चीजें होती हैं जो हमारे प्रपोजल को जो है फेल आउट कर देती हैं, हमारे प्रपोजल को नॉकआउट करवा देती हैं, हमारे प्रपोजल को जो है डिसलेक्ट कर देती हैं। वो सभी गलतियां आप यहां पर समझ गए होंगे। अगर अभी तक का कंटेंट आपको क्लियर है, जस्ट से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज, रैपिडली, very fast, just say clear in the chat box. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आप सभी लोगों ने बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही शिद्दत से सीखने का प्रयास किया जो हम आपको सिखाना चाह रहे थे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हमें इस बात पर भी जोर देना है क्योंकि इस साल की प्रपोजल राइटिंग की ये लास्ट क्लास है ना। अगर यहां आप नहीं सीख पाए और गलती कर गए तो पूरे साल अगर कोई प्रपोजल लगाना है तो कंसल्टेंट के भरोसे जीना पड़ेगा भैया, राइट। तो हमें पूरा ध्यान से समझना है, ओवरलैपिंग ना हो जाए हमसे, इस बात पे भी ध्यान देना है। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि भाई आपको ना कहीं भी
ओवर रैपिंग ना हो, इसलिए हम छोटे छोटे कंटेंट्स लेके चल रहे हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लेके चल रहा हूं मैं आपकी क्लास को। ज्यादा एकदम नहीं डालूंगा आपके दिमाग पे बर्डन, नहीं तो फिर आपके दिमाग से सब कुछ गायब हो जाएगा। जितना आपको सिखाया जाए बारीकी से रिपीट करना है, समझने का प्रयास करना है, क्यों पूछा गया है, क्यों बताया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। हर एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। अब मैंने आपसे वादा किया था, आज के लिए इतना ही। मैंने आपसे वादा किया था कि जो मैंने म्यूजिक आपको दिया था आज की वर्कशॉप में, उसकी कुछ महत्वताएं, उसके गुणों को आप अपने अंदर निर्धारित कर सकें, धारण कर सकें, मैं वो म्यूजिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू एंजॉय द म्यूजिक। लेटर ऑन आई विल हैंड ओवर द सेशन टू आवर co-host and the ex-president of National NGO Federation, Mr. Pradeep sir. So here is the music. Hope you will enjoy the theme. अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो।
प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का। मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का। मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। भेद भाव का ना हो ठिकाना, प्रेम का निवास हो। है वही